छवि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं? ओके मैम। मैम शो हो रहा है? शो हो रहा है। हाँ, तो आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन फॉर सोशली कल्चरल एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल। मतलब जो बच्चे हैं जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, जो सोशली भी और कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी, मतलब उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उनका सोशल स्टेटस भी गिरा हुआ है और कल्चरली भी उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए एजुकेशन कैसे हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, तो इसी ये टॉपिक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं एजुकेशन है क्या। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड्रन एंड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो जो भी बच्चे में अच्छा है, जिसमें वो बेस्ट है, उसकी वो क्वालिटीज बाहर लाना, इसी का मतलब एजुकेशन है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। और उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन केवल वो नहीं है जो मानसिक विकास करती है, बल्कि एजुकेशन वो है जो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास करती है। सेकेंड वन है मलाला। इनके अकॉर्डिंग वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एक बच्चा, एक अध्यापक, एक बुक और एक पेन में इतनी ताकत है कि वो दुनिया बदल सकता है। और सेकेंड नेक्स्ट डेफिनेशन है अ नेशन इज एडवांस्ड इन प्रोपोर्शन टू एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमंग द मासेस। तो नेशन उसी प्रोपोर्शन में एडवांस होता है जिस प्रोपोर्शन में उसके पास अच्छी शिक्षा होती है, या फिर जिस देश के पास जितनी अच्छी इंटेलिजेंस होगी मासेस में, वो देश उतना ही ज्यादा एडवांस होगा, उसी के प्रोपोर्शन में एडवांस होगा। नाउ हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री अंडरटेक्स मैनी स्ट्रेटजीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, हर देश की सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है बच्चों के बेटरमेंट के लिए। चिल्ड्रन आर टॉट टू बी फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे देश का भविष्य है, मतलब किसी भी देश का भविष्य उनके बच्चों पर ही बेस्ड होता है। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर एवरीथिंग इनटू प्लेसेस, अगर उनकी देखभाल की जाएगी तो सभी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। फॉर द प्रॉपर प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, एक अच्छे नेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, द गवर्नमेंट शुड मेक प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी बच्चों को अच्छी मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले। इट शुड लुक into the health and nutrition of the child and mother and reduce any disparity between the male and female child. इसके लिए उन्हें हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल भी पढ़ना है, और जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो चाइल्ड लेबर में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब उनका पेट ही भरा नहीं होगा तो वो एजुकेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो इसमें माँ की हेल्थ भी देखनी है और चिल्ड्रन की हेल्थ भी देखनी है, और जो हमारे देश में मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी कम करना है। अब हम समझेंगे हु आर सोशली डिप्राइव्ड। एक्चुअली सोशली डिप्राइव्ड पीपल हैं कौन। Socially deprived is viewed as an exclusion of certain section of society from opportunities indispensable for a healthy and respectable life. जो लोग सोसाइटी से एक्सक्लूड रह जाते हैं, जिसके उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और जो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं जी पाते, वो सोशली डिप्राइव्ड कहलाते हैं। मोस्टली द प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिप्रिवेशन इन इंडिया is a manifestation of the traditional caste system and patriarchal dominance which inhibits one's mobility. जहाँ से उद्गम होता है सोशल डिप्रिवेशन का, वो मेनली है ट्रेडिशनल अपना कास्ट सिस्टम, क्योंकि हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम आज तक बना हुआ है। SC STs को आज तक गाँवों में उन बर्तनों में खाना नहीं दिया जाता है जिनमें नॉर्मल घरों में, ब्राह्मण घरों में या फिर जो अपर कास्ट है वो खाना खाते हैं। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। उसी की वही एक मेन रीज़न है सोशली डिप्राइव्ड पीपल के लिए, और पैट्रियार्की जो हमारे देश में बनी हुई है। अब हम समझेंगे हु आर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फैमिली स्ट्रेस मॉडल, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पैरेंटल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ हैविंग फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर डे टू डे लिविंग। तो जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल है उनके पास कुछ ही रिसोर्सेज होते हैं अपनी लिविंग को चलाने के लिए। तो जब उनके पास कुछ ही रिसोर्सेज है, वो अपनी डे टू डे लिविंग की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो बच्चों के एजुकेशन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इसकी वजह से उनके ऊपर डिप्रेशन भी आ जाता है, एंजाइटी भी आती है, और जो पेरेंट्स हैं उन पे पेरेंटल स्ट्रेस भी बना रहता है।
अब हम समझेंगे कल्चरली डिप्राइव्ड कौन है। कल्चरली डिप्राइव्ड मीनिंग वेयर अ पर्सन हैज इंफीरियर नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स एंड एजुकेशन, मतलब जिसके पास वैल्यू और स्किल्स की कमी है, वो कल्चरली डिप्राइव्ड है। दिस स्टेट्स दैट pupil of lower section classes experience cultural deprivation compared with those above, and that this disadvantages them, as a result of which the gap between classes increases. जो लोअर क्लास के लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा डिप्रिवेशन फील करते हैं अपर क्लास से। ऑफ कोर्स अपर क्लास भी डिप्राइव फील करती है उनसे ज्यादा अपर क्लास से, मतलब सब डिविजन है। अपर अपने से अपर वालों से डिप्राइव फील करती है और जो लोअर क्लास है वो सबसे ज्यादा डिप्राइव फील करती है अपने आप को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द गैप बिटवीन क्लासेस इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से जो रिजल्ट है, जो लोअर क्लास है वो और लोअर होती जा रही है और जो अपर क्लास है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं। हम पढ़ेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो को सोशली डिप्राइव्ड पीपल के लिए प्रोविजन बनाने के लिए क्या कहता है। तो आर्टिकल 15(4) में कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन आर्टिकल 29(2) shall prevent the state for making any provision for the advancement of any socially and economically backward class of citizen or for SCs and STs। मतलब सरकार, मतलब कोई नहीं रोक सकता एक स्टेट को अच्छे प्रोविजंस करने से SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इसी की वजह से, इस क्लॉज की वजह से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा था रिजर्वेशन, जिसका बहुत से लोग आज भी अपोज करते हैं जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता ऑब्वियसली। और आर्टिकल 15(5) इसमें लिखा है, दिस क्लॉज वाज एडेड इन 93rd अमेंडमेंट, जो 93rd अमेंडमेंट 2005 हुआ था उसमें ये ऐड की गई थी। ये स्टेट करती है make special provision for backward classes or SCs or STs for admission to private educational institute aided or unaided। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे, मतलब स्पेशल सीटें रिजर्व की जाएंगी SC के लिए, ST के लिए और जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए। और अब तो EWS का भी आ गया है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। और कुछ आर्टिकल्स हमारे हैं जो अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, जो कल्चरली और इकोनॉमिकली जो सोशली भी डिप्राइव्ड हैं उनके अपलिफ्टमेंट कैसे किए जाएं, इसके बारे में भी हमारे आर्टिकल्स में बहुत कुछ दिया गया है। आर्टिकल 17 कहता है दिस आर्टिकल इज टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ये आर्टिकल अनटचेबिलिटी का विरोध करता है, मतलब छुआछूत जो आज भी कई जगह प्रैक्टिस होता होगा गांव में अगर आप गए होंगे। तो अनटचेबिलिटी मतलब जो SC या ST कास्ट का है तो बहुत से अपर लोग जब उसे टच करते हैं तो उसके बाद वो नहाते भी हैं घर आके या फिर टच ही नहीं करते, मतलब अवॉइड करते हैं उन्हें टच करना। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 14, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन पंचायत टू SC STs। SC STs को रिजर्वेशन दिया गया है 1/3 पंचायत में। Article 46 enjoins the state to promote with care the educational and economic interest of weaker section, especially SC and STs। SC और ST के प्रमोट करने के लिए इसमें बहुत सारे एजुकेशनल प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 275 अलाउ स्पेशल ग्रांट इन एड्स टू स्टेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर। जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए उन्हें स्पेशल ग्रांट इन एड, मतलब स्पेशल रकम दी जाती है कि इनका बेटरमेंट और एडवांस हो। Article 335 allows relaxation in qualifying marks for admission in educational institute or promotion for SC और ST। SC और ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्वालिफाइंग मार्क में जो रिजर्वेशन है और प्रमोशन में भी है वो आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग है। Article 340 allows the president to appoint a commission to investigate the condition of socially and economically backward classes and give the report to the parliament। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी क्या कंडीशन चल रही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की, सोशली बैकवर्ड क्लासेस की, और वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल फॉर एजुकेशन, हम देखें कौन सी आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21(a) कहता है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years एज अ फंडामेंटल राइट। और एजुकेशन का फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर RTE एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाएगी। आर्टिकल 45 कहता है डायरेक्टिव for the state by the constitution, the state shall provide a period of 10 years from the commencement of the institution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। 14 साल की एज तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके 10 साल के अंदर सभी को एजुकेशन मिल जानी चाहिए, लेकिन तब 10 साल के अंदर कहा गया था, लेकिन ये अभी तक 10 साल के अंदर सभी को एजुकेशन नहीं मिल पाई है।
Article 28, no religious instruction shall be provided in any एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वो एजुकेशन के लिए बना है तो उसमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं इंस्ट्रक्ट की जाएगी। मतलब अगर बीएचयू है तो वो अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता कि यहाँ ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप सभी तिलक लगा के आइए, या फिर एएमयू ये नहीं कह सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप कैप पहन के आइए, क्योंकि वहाँ कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते, क्योंकि सभी को सर दर समभाव की भावना है अपने यहाँ, इसीलिए कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो उसे कैप लगा के आनी, उसे तिलक लगा के आना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आ सकता है। आर्टिकल 29(1) राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये सभी के पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रख सके। Article 29(2) prohibition discrimination in matters of admission into educational institute on grounds if religion, caste, race, sex, language or any of them. कास्ट, रेस, सेक्स और लैंग्वेज के बेस पे आप जो यूनिवर्सिटीज है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते किसी के लिए। अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। The National Policy for Children 1974 is the first policy document concerning the needs of right of children. चिल्ड्रन के राइट के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट आया था ये 1974 में। On April 18, 2013, the Union Cabinet approved the National Policy for Children to help in the implementation of programs and schemes. और अप्रैल 18, 2013 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि इसमें जो नेशनल स्कीम्स और प्रोग्राम्स है वो उसके तहत ही चलाए जाएंगे। ये रिकॉग्नाइज करता है चाइल्ड इज एनी पर्सन बिलो द एज 18 ईयर। कोई भी बच्चा जो 18 साल से छोटा है वो कोई चाइल्ड है। चाइल्डहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ विद अ वैल्यू ऑफ इट्स ओन। चाइल्डहुड एक इंटीग्रल पार्ट है बच्चे की लाइफ का जिसकी अपनी एक वैल्यू है। चिल्ड्रन आर नॉट a homogeneous group and they different need different responses. Children वो homogeneous नहीं है, मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं है। Children उनकी जो different needs है उनके लिए different responses होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग है सभी बच्चे की। A long term sustainable integrated approach is necessary. इसी के लिए हमें long term sustainable approach की ज़रूरत है। Reaffirms that every child is unique and a supremely important national asset. हर बच्चा अपने आप में अलग है, यूनिक है और इसके लिए एक देश का नेशनल एसेट है। स्पेशल मीजर्स एंड अफर्मेटिव एक्शन आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट कंडीशन दैट कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए कुछ स्पेशल मीजर्स और स्कीम्स लागू की जानी चाहिए जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करें। ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू ग्रो इन अ फैमिली एनवायरनमेंट। सभी बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें फैमिली एनवायरनमेंट में ग्रो करने का मौका मिले। Families are to be supported by a strong social safety net for nurturing their children. Families को strong social safety मिलनी चाहिए बच्चों को नर्चर करने के लिए। अब बट इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्प्लीमेंटेशन, इसमें किस जगह पे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और इम्प्लीमेंटेशन इसका किस जगह हुआ। की प्रायोरिटीज ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, इसकी की प्रायोरिटी 4: सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, राइट अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण मिटाना था इससे, एंड मैटरनल हेल्थ केयर, इन्फेंट हेल्थ केयर, स्पेशल केयर फॉर गर्ल चाइल्ड, प्रोटेक्शन फॉर डिसीजेज। सबसे पहले तो कुपोषण मिटाने के लिए, मैटरनल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, इन्फेंट हेल्थ केयर जो नवजात शिशु होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशल केयर फॉर चाइल्ड, लड़कियों के लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई थी इसमें। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज, बीमारियों से बचने के लिए भी एक फंड इसमें जुटाया जाएगा। एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग बेसिक एनवायरमेंट एंड सपोर्ट टू डेवलप द चाइल्ड्स फुलेस्ट पोटेंशियल। जो बच्चों के अंदर जो उसका पूरा पोटेंशियल वो बाहर आने के लिए एक एनवायरमेंट की जरूरत होती है, वो उसे प्रोवाइड किया जाए। प्रोटेक्शन, create a protective environment and a child responsive system to prevent all kinds of vulnerability and exploitation. एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जिसमें बच्चों को सभी तरह की कमजोरियों से एक्सप्लॉइट होने से वो बच सकें, जो सारी कमजोरियां हैं वो उनके ऊपर प्रभावी ना हो सके। पार्टिसिपेशन, मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मेक देम एक्टिव पार्टनर्स इन देयर ओन डेवलपमेंट।
जो बच्चे हैं उन्हें उनके खुद के अधिकारों का पता हो। जैसे अगर आपके पास अब फंडामेंटल राइट है ये राइट टू एजुकेशन का, तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आपसे छीन नहीं सकते मुझसे, आपको एजुकेशन मुझे देनी ही पड़ेगी। तो बच्चों को ही उनके राइट के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्हें खुद के राइट के बारे में अगर पता होगा तो वो एक्टिव पार्टनर बन सकेंगे इस स्कीम में। But the National Policy on Education 1986. The National Policy on Education covers all aspects of education from elementary to university and even adult education. इसके ऑब्जेक्टिव से ये फोकस करेगा मार्जिनलाइज ग्रुप हैं जो सोसाइटी के, जैसे वुमेन, एससीज और एसटीज और हैंडीकैप, उनकी एजुकेशन पे ये फोकस करेगा मेनली। Integrated Child Development Services Program for Early Childhood Care Education. Education will adopt a child-centered approach. जो एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड अप्रोच अपनाई जाएगी और एजुकेशन जो होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, ना कि टीचर सेंटर। मतलब चाइल्ड सेंटर का ये है यहाँ कि बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे को चाहिए वो मिलेगा शिक्षा में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऑफ सेंटर्स एंड फैसिलिटीज विल बी ब्रॉडेंड एंड ब्रॉट अप टू द लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फैसिलिटीज। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको इतना बढ़ा दिया जाए कि वो फॉर्मल एजुकेशन के लेवल पे आ सके, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारे देश में अभी भी बहुत कम है। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस जेनेरिक वोकेशनल कोर्सेज इन हायर एजुकेशन टू एनहांस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी। और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए हायर एजुकेशन में। और अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग छोटी क्लासेस में भी दी जाएगी, ताकि बच्चे जब बाहर निकले तो उनके हाथ में कुछ हो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव थे एजुकेशन मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो एजुकेशन है वो कल्चर में फिट होनी चाहिए। डेवलप ऑफ द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो लोकल लैंग्वेज है उसका यूज होना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बच्चे जल्दी सीखते हैं। और लो प्राइसेस बुक्स एंड इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। बुक्स हैं उनके प्राइस कम होने चाहिए और लाइब्रेरी का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअल टीचर एजुकेशन। इसमें टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है। द पॉलिसी डिवोट्स एन एंटायर सेक्शन टू द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें एक अलग से सेक्शन दिया गया है प्लानिंग करने के लिए एजुकेशन को अलग अलग लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे, और एक अलग कमेटी होगी जो फोकस करेगी कि इसमें क्या चल रहा है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, लोकल लेवल्स पे अलग। और ये रिपोर्ट अब ये सी बातें सबमिट करेंगे फाइनली। इन ऑर्डर टू मेक द एजुकेशन सिस्टम वर्क, द पॉलिसी आउटलाइंस 4 नेसेसरी स्टेप। एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए 4 नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे। गिविंग द टीचर्स अ बेटर डील एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। टीचर के पास ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। इम्प्रूव स्टूडेंट सर्विस एंड एडेरेंस। स्टूडेंट को जो मिलने वाली सर्विसेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, मतलब उन्हें अच्छी लाइब्रेरी मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिले। स्कूल में बहुत सारे स्कूल भी ऐसे हैं जिसमें बच्चों को दरी में बिठा दिया जाता है, और मतलब ऑफकोर्स सरकारी स्कूल ऐसे हैं तो कहा जाता है पढ़ो, तो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें बेटर मिले। और ऑफकोर्स ये बात है जब इंस्टीट्यूशनल में हमारे अच्छी फैसिलिटीज होंगी तो बच्चों को भी वो मिल पाएंगी। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जो नेशनल लेवल है और स्टेट लेवल है उसमें तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी होगी। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987। जो इकोनॉमिकली रिफ्लेक्ट सेक्शन है वो मोस्टली देखा जाता है उनके बच्चे चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं। अगर लेबर है तो उसका बच्चा भी एक चाइल्ड लेबर बन जाता है स्टार्टिंग से ही। तो उन बच्चों को बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी 1987 में। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर from exploitation and work and from being subjected to work in hazardous conditions and endanger such children's physical and mental development and the need to ensure the healthy safety life at the workplace। तो गवर्नमेंट को लगा कि उन्हें ज़रूरत है उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जो हजार्डस और इंडेंजरस कंडीशन में फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, मतलब कहीं भी वर्क करते हैं जहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है और बच्चे बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्लान अंडर द नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। ये एक कानूनी प्लान है फोकसिंग ऑन जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर बेनिफिटिंग चाइल्ड लेबर। ये विभिन्न प्रकार के जनरल प्रोग्राम जो चल रहे हैं उन सब पे फोकस करेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड एक्शन प्लान इन एरिया ऑफ हाई कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये उनके लिए अलग से एक्शन प्लान बनाए जाएंगे यहाँ इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें चाइल्ड लेबर को मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा चाइल्ड लेबर। इसके लिए अलग अलग एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाए गए। नेशनल अथॉरिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर 1994 तमिलनाडु,
स्टेट अथॉरिटी ऑन चाइल्ड लेबर, स्टेट माइनॉरिटी कमिटी ऑन चाइल्ड लेबर। अब बढ़ेंगे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993। इसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को, सब बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जो बच्चे इकोनॉमिकली कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता और वो खाने के आगे सोच ही नहीं पाते। जब आपका पेट भरा नहीं होगा तो वो खुद भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें भूख लगी है तो इसलिए उन्हें काम करना ज़्यादा वो लगता है कि मैं काम करूँ, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तो इसी के लिए नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम लाई गई थी, ताकि बच्चे खाने पर फोकस ना करके अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सिमिलर प्रोग्राम्स टू कवर द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें ये वाली स्कीम थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की, बहुत सारी स्कीम थी, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा ताकि हमारी पूरी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की जो भी स्कीम चल रही थी उसका एक्सपेंशन कर दिया गया। एडोलसेंट गर्ल्स एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स आल्सो नीड टू बी टेकन केयर इन द पर्व्यू ऑफ प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो जो बच्चियां थी उनकी भी हेल्थ को लेके इसमें शामिल किया गया, और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनको भी इस स्कीम में शामिल किया गया। फूड प्रोवाइडेड टू सोसाइटी लीड्स टू फोर्टिफाई अगेंस्ट न्यूट्रिशन लॉस। जो भी फूड मिलेगा उसमें वो ऐसा होना चाहिए कि जो वो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सके। मतलब ऐसा फूड नहीं है कि आप कुछ भी उगा के उन्हें दे दो, जैसे आलू पे आलू खिला दो, तो ऐसा नहीं है। जो न्यूट्रिशन होगा स्कूल में वही उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। लो कॉस्ट न्यूट्रिशन फूड नीड्स टू बी प्रोड्यूस फॉर पुअर फैमिली। जो पुअर लोग हैं उनके लिए लो कॉस्ट न्यूट्रिशन फूड, मतलब जिसमें कॉस्ट कम हो और जो न्यूट्रिशियस भी हो, वो उगाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्रोग्राम शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस एंड प्रिवेंट नेशनल डिफिशियंसी स्पेशली अमंग वुमेन एक्सपेक्टिंग एंड मदर्स एंड चिल्ड्रन। जो ये स्पेशल प्रोग्राम है वो वुमेन्स और मदर्स के लिए है, क्योंकि इनमें लोग ज़्यादा देखे जाते हैं अकॉर्डिंग जब चाइल्ड बर्थ होती है तो महिला में खून की कमी वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए स्पेशल इनके लिए इस स्कीम में एक स्पेशल सेक्शन है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी प्रोग्राम। और इसके लिए काफी सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए गए थे। उनमें से ये है वुमेन बेनिफिशरीज स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, व्हीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तमिलनाडु इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल अनीमिया prophylaxis program against blindness due to vitamin A deficiency, goiter control program, national diarrhea डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। ये सारी स्कीम्स चलाई गई ताकि जो बच्चे हैं उन्हें इम्प्रूव किया जा सके और सारी स्कीम से बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। और केवल बच्चों को ही नहीं, महिलाओं को बच्चियों को, सारी पॉपुलेशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो उसमें शामिल है। हम पढ़िए प्राइमरी स्कूलिंग। बेसिकली प्राइमरी स्कूलिंग ये यूनिसेफ का लक्ष्य है। Among the one of the leading priorities for the UNICEF worldwide is its commitment to ensure that every girl and every boy complete a quality primary education. जो यूनिसेफ की प्रायोरिटी है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो लड़का या लड़की हो, उसे क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन मिले। क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा दो उन्हें। जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब उन्हें अच्छे से पढ़ाना है, उनकी इंस्टीट्यूट भी अच्छे होने चाहिए। अपने यहाँ के सरकारी कॉलेज जैसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। The number of children attending school has gone up manifold since the time of independence, increasing from around 19.2 million in 1950 to 51 to 113.8 million in 2001 and 1। और अब अगर देखा जाए तो अब ये और भी नंबर बढ़ गया होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के टाइम से केवल 19.2 मिलियन था ये फिगर, और अब 113.8 है 2000 से 1 के एंड 1 में। Even though the rate of school attendance is better than ever before, और जो स्कूल की अटेंडेंस है वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अब चल रही है। Government efforts have been intensified in recent years following the launch of various programs including the district primary education in 1992, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लाई गई थी, इसकी वजह से ये इम्प्रूव हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इन 1992 लाया गया था। द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्रोग्राम MLL इनिशिएटिव एंड मोर रिसेंटली द सर्व शिक्षा अभियान।
और अभी हाल ही में एक सब शिक्षा अभियान, हाल ही में नहीं काफी पहले सब शिक्षा अभियान लाया गया था प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। हम पढ़ेंगे मिड डे मील स्कीम, तो ये भी खाने से ही रिलेटेड है और स्कूलों में ही खाना प्रोवाइड किया जाएगा। द मिड डे मील स्कीम इज अ मल्टी फैसेटेड program of the government of India that among the other things seeks to address issues of food security, lack of nutrition and access of education on a pan national scale। जो पैन लेवल पे है उन्हें फूड दिया जाए बच्चों को, जो गवर्नमेंट सॉरी मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग ये एक मल्टी फैसेटेड प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि उन्हें फूड, बच्चों को सभी को फूड मिले, लैक ऑफ न्यूट्रिशन में ना रहे। होता है स्कीम गारंटीज वन मील टू ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को एक वक्त का खाना स्कूल में ही मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, एडेड स्कूल हैं या मदरसाज हों। और ये सारे आते हैं एक समग्र शिक्षा के अंतर्गत। इसके ऑब्जेक्टिव थे टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील टू चिल्ड्रन। इस स्कीम के अंतर्गत प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को एक हॉट मील प्रोवाइड की जाए। जब भी स्कूल में टाइम मिले, तो वो टाइम नहीं मिले जब इनका एक अलग से पीरियड होगा जिसमें वो उन्हें हॉट कुक्ड मील दी जाएगी। इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस को इंकरेज करने के लिए। इंकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन, जो बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन में आते हैं, अगर उन्हें फूड मिलेगा तो वो स्कूल ज़्यादा आएंगे, तो इससे अटेंडेंस बेटर होगी। टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली, जिससे वो स्कूल डेली अटेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर घर पे खाना नहीं मिलेगा और उन्हें स्कूल पे खाना मिल रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है स्कूल ज़्यादा जाएंगे। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग एनरोलमेंट बढ़ा भी था। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता है इन स्कूल। रीचिंग आउट टू अबाउट 12000, ये इतना बड़ा फिगर है। इतनी स्कूल इस स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल स्कूल्स नहीं है, इसमें मदरसा भी हैं और जो भी एजुकेशन गारंटीज स्कूल चल रहे हैं। इंडिया इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन फूड। इंडिया कमिटेड है सभी बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन फूड। It was basically started in 2001 and implemented in 2004। ये स्टार्ट हो गया था 2001 में और इम्प्लीमेंट हुआ 2004 में, और उससे लेके 2013 तक उसमें काफ़ी सारे सुधार किए जा चुके हैं। जेंडर एंड चिल्ड्रन, हमारे देश में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में काफ़ी भेदभाव होता है, तो उसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं मेल और फीमेल के अंतर को कम करने के लिए। अरेंजिंग सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम बहुत सारे अरेंज किए जाते हैं ताकि बच्चों के बीच भेदभाव ये खत्म हो सके। इन जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, मतलब बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता को पता होना कि सभी बच्चे एक समान हैं। बच्चे और बच्चों में, मतलब लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जब पेरेंट्स को पता होगा, क्योंकि मोस्टली देखा गया है, मोस्टली नहीं अक्सर ही जो गाँव में फीमेल चाइल्ड के से कहा जाता है कि आप घर का काम करिए और लड़के से कि आप बाहर का काम करिए, आप पढ़िए, आप लिखिए। तो अगर पेरेंट्स को पता होगा नहीं ये भी वो सेम काम कर सकती है जो हमारा लड़का कर सकता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसमें ये रहेगा कि अवेयरनेस पेरेंट्स को ज़्यादा हो बच्चों से, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ही अवेयरनेस कम है, इसलिए वो भेदभाव कर रहे हैं। गिविंग स्कॉलरशिप टू गर्ल्स, अगर वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को, तो और अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो स्कूल भेजेंगे उन बच्चों को, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो वो भेजेंगे। और अगर पैसे कम है तो वो ये प्रेफर करते हैं गाँव में कि उनका लड़का स्कूल चला जाए, लड़की ना जाए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड वायलेंस, जो चाइल्ड अब्यूज होता है, जो दोनों के साथ होता है, मेल और फीमेल, उसकी भी अवेयरनेस बच्चों में हो, बच्चों में भी हो और उनके माँ बाप में भी हो। स्टॉपिंग सेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड अबॉर्शन, ये सेक्स आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ बहुत पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये करवा रहे हैं, तो इसके लिए भी स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे कि ये और अच्छे तरीके से बंद हो सके। मतलब टोटली ये बैन है वैसे, पर लोग करवा रहे हैं। सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट बाय पॉलिटिशियन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाएँ पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रमोटिंग एनजीओज टू इरेडिकेट जेंडर इनइक्वालिटी, जो एनजीओज हैं काफ़ी, उनके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि वो इरेडिकेट कर सके जेंडर इनइक्वालिटीज।
यहाँ पे हम डाटा देख लेते हैं कितने एससीज और कितने एसटीज और कितने जनरल्स, सारे एज ग्रुप दिए गए हैं इसमें 6 to 10, 11 to 13 प्राइमरी, अपर प्राइमरी और एलिमेंट्री में कितने इनरोल करते हैं। मतलब ये जो एससीज का फिगर है वो ऑलमोस्ट 17% है और फिगर के, मतलब 17% पॉपुलेशन एससीज में है और ये ऑलमोस्ट 9 to 10% है एसटीज में। तो सारी, और आप सारा डाटा देखेंगे तो सारे में कॉमन पाएंगे ये चीज़ कि ये 17% ही और ये ऑलमोस्ट 9 to 10 के बीच में वेरी कर रहे हैं। तो इनकी हमें इनका भी रेशियो में इंक्रीज करना है, क्योंकि जब सभी लोग पढ़ेंगे कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये रेशियो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम करनी है ताकि एससीज भी जितनी पॉपुलेशन है वो आ सके। और इसमें अब आप देख लेते हैं मेल और फीमेल के बीच में भी डिफरेंस है। जो मेल चाइल्ड है वो इतने जाते हैं 68287 मेल चाइल्ड जा रहा है तो 61655 गर्ल चाइल्ड जा रही है और ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन हाफ ही है। तो इन रेशियोज को भी हमें कम करना है और ये हर जगह है। मतलब आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, आप हमेशा देखेंगे कि फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो कम ही है, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी। और ये है मेरे रेफरेंसेस जहाँ से हो गई, छवि क्लास खत्म हो गई, तुम्हारी आवाज भी चली गई। क्लास खत्म करें? किसी को कुछ पूछना है? क्लास ओवर कर दे? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Next हाँ, class पढ़ेंगे। दूसरी नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई होगी तुम लोगों के पास। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। हाँ ठीक है। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। हेलो।